Hello everyone and welcome back to Legal Education. Today I am going to discuss about euthanasia in India. Euthanasia means mercy killing. Mercy killing that means the person who is suffering a lot from his life कि अब उसका कोई इलाज नहीं है, वो इलाज कर करके थक चुका है, बहुत सालों से वो सिर्फ और सिर्फ बेड पर पड़ा है, जिसके वजह से वो तो परेशान है ही, उसके साथ साथ फैमिली वाले भी बहुत परेशान है। तो जब हमको ये लगता है कि वो पर्सन का कोई ट्रीटमेंट अब नहीं बचा है एंड द ओनली थिंग इज़ कि उसके लाइफ का एंड करना चाहिए, दैट मीन्स कि हमको क्या करना पड़ेगा, यूथनेशिया प्रोवाइड करना पड़ेगा। यूथनेशिया का मतलब होता है कि हम किसी के लाइफ को इंटेंशनली एंड कर रहे हैं ताकि उसको रिलीफ मिल सके, बिकॉज ओनली दैट इज द सॉल्यूशन टू गिव रिलीफ टू द सफरर, है ना। दैट इज कॉल्ड यूथनेशिया। अब जो यूथनेशिया होता है गाइस, वो दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिव यूथनेशिया एंड पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया का मतलब होता है कि जब हम किसी को एक्टिवली, मतलब कि बाहर से कुछ हम इंजेक्शन दे रहे हैं या फिर पॉइजन दे रहे हैं ताकि उसका लाइफ एंड हो सके, दैट इज कॉल्ड एक्टिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया का मतलब होता है कि जो भी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन है जो कि वेंटिलेटर पर है, ठीक है, उसको हमने ऑक्सीजन मास्क दिया है एंड सो ऑन, फूड के लिए अलग पाइप है, एक्सक्रीशन के लिए अलग पाइप है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है उसको रिमूव कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड पैसिव यूथनेशिया, है ना। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ यूथनेशिया, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, तो यूथनेशिया का एक ब्रीफ आइडिया आपको हो गया दैट व्हाट इज यूथनेशिया। अब इसके बहुत सारे डिलेमास हैं, एथिकल डिलेमास, लीगल डिलेमास, मोरल डिलेमास। ओके, कुछ कंट्रीज इसको एक्सेप्ट करे हैं, कुछ कंट्रीज इसको प्रोहिबिट करे हैं, कुछ कंट्रीज इसको पार्शली एक्सेप्ट किए हैं, लाइक ओनली लाइक कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे सिर्फ पैसिव यूथनेशिया अलाउड है अंडर सम स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, है ना, अदरवाइज वो भी अलाउड नहीं है। अब अगर हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो हमारे आईपीसी 1860 में अंडर सेक्शन अगर हम 309 देखें तो उसमें था अटेम्प्ट टू सुसाइड इज क्रिमिनलाइज्ड, है ना, इसको क्रिमिनलाइज किया गया था। ये कौन सा हम कह सकते हैं, ये विक्टोरियन एरा का एक मोरल आउटलुक था कि कोई भी इंसान अपने नेचुरल लाइफ को खुद से दी एंड नहीं कर सकता है, तो इसलिए उन्होंने क्रिमिनलाइज किया था सुसाइड को या अटेम्प्ट टू सुसाइड को। अब हम अगर इंडियन जुडिशियल अप्रोच देखें तो सबसे पहला केस आता है हमारा पी रथियानम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे ये हुआ था कि जो अटेम्प्ट टू सुसाइड है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था कि नहीं, हमको एक प्रोग्रेसिव अप्रोच रखना है, तो उसके लिए क्या इन्होंने डिक्लेयर किया 309 टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और इन्होंने राइट टू डाई को इम्प्लिसिटली एड ऑन कर दिया अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका रिवर्सल हुआ एंड एक क्लैरिफिकेशन भी हमको मिला ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 के केस में, जो 5 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जज था। इन्होंने इस केस में क्या अफर्म किया कि 309 ऑफ आईपीसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल, उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। एक जो लाइफ होता है, एक जो नेचुरल लाइफ होता है, उसका एंड भी नेचुरली होना चाहिए, उसको हम अननेचुरली एंड नहीं कर सकते, ये हमारा बताता है आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, राइट टू डाई नहीं है, ये ऐसा कोर्ट ने क्लैरिफाई किया। पर वही कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई ये किया है इनडायरेक्टली कि हमारे पास राइट टू अ डिग्निफाइड डेथ है, बट किस कंडीशन में, जब हमारा कंडीशन नेचुरल ना हो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि राइट टू लिव है विथ डिग्निटी अप टू द एंड ऑफ नेचुरल लाइफ। लेकिन जो इंसान बहुत सालों से सिर्फ और सिर्फ बेड पर है, सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेटर पे, तो क्या वो उसका नेचुरल लाइफ है? नहीं, वो तो जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम उसको दिया गया इसलिए है वो। तो इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, ज्ञान कौर के केस में, ये एक कह सकते हैं ओपन द डोर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ यूथनेशिया, बट अंडर सम स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। अब आता है हमारा अरुणा शानबांग केस 2011 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, 2011। इस केस में हुआ है पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया गया। कैसे, अब देखिए, इसमें क्या होता है, एक महिला रहती है, ठीक है, शैनमंग, वो ड्यू टू सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट एंड ऑल, वो एक वेजिटेटिव स्टेट पर आ जाती है जिससे वो अब कुछ भी नहीं कर सकती है, एंड शी इज स्ट्रैंगल्ड इन द बेड सिंस 1973, और ये केस है 2011 का। आप सोच सकते हैं कितना लंबा पीरियड है। तो उसने अपने फ्रेंड के थ्रू, जिसका नाम था पिंकी विरानी, उसने अपने फ्रेंड के थ्रू एक पिटीशन फाइल किया कि नाउ शी वांट टू एंड हर लाइफ, ठीक है, बिकॉज वो अगर वो जिंदा है भी तो उससे उसका राइट वायलेट हो रहा है। राइट कौन सा राइट वायलेट हो रहा है? राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्ली रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। उन्होंने गाइडलाइन ये इशू किया कि हम पैसिव यूथनेशिया दे सकते हैं, ओके,
ठीक है, लेकिन अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस हम दे सकते हैं। ठीक है, तो जो भी पेशेंट परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट पर है, हम उसका पैसिव यूथेनेशिया से लाइफ का एंड तो कर सकते हैं, बट विद द कंसेंट ऑफ द फैमिली मेंबर्स। ठीक है, अब आता है राइट टू डाई विद डिग्निटी के लिए केस है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कोर्ट ने लिविंग विल्स को भी परमिट किया है कि जो भी इंडिविजुअल्स है वो अपने विशेस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये केस है, ये इंपॉर्टेंट केस है। फिर अगर हम करंट लीगल फ्रेमवर्क देखें तो करंटली हमारे कंट्री में, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया है, पैसिव यूथेनेशिया इज अलाउड अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस, बट एक्टिव यूथेनेशिया इज नॉट एट ऑल अलाउड। आर्ग्यूमेंट्स फॉर लीगलाइजिंग, हमको यूथेनेशिया लीगलाइज करना है तो उसके लिए क्या आर्ग्यूमेंट्स है? 3 आर्ग्यूमेंट्स है। पहली बात कि जो भी सफरर है उसको रिलीफ मिलेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर वो सफ़र करे तो उसके साथ उसकी फैमिली भी सफ़र करिए, आइदर इट विल बी इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली। सेकेंड थिंग इज ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी। अगर वो पर्सन खुद चाह रहा है कि मैं मर जाऊं, मतलब कि मैं अपने मर जाऊंगी, दिस इज नॉट ओके। बट हाँ, अगर वो खुद चाह रहा है कि हाँ उसकी लाइफ की एंड हो जाए, उसके वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही, तो वो उसका ऑटोनॉमी है, वो उसका ऑटोनोमस डिसीजन है, डिग्निटी है कि वो राइट टू डाई विद डिग्निटी है उसके पास में, है ना। और एथिकल कंसिडरेशंस भी कुछ आते हैं, तो उसके लिए है कि हाँ आप पैसिव यूथेनेशिया दे सकते हैं, है ना। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट लीगलाइजिंग यूथेनेशिया, तो पहली बात तो आ जाती है सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, कि हमें लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखना है, उसको हम चॉइस से, अपने चॉइस से टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा है पोटेंशियल फॉर अब्यूज़ की, फॉर एग्जांपल जो पर्सन है जो बेड पर बहुत सालों से लेटा हुआ है जस्ट बिकॉज कि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अब उसके पास प्रॉपर्टी बहुत सारे हैं, तो उसकी फैमिली मेम्बर्स तो यही चाहेंगे ना कि भगवान जल्द से जल्द इसको ले जाए। क्यों? क्योंकि फिर प्रॉपर्टी का लालच रहता है लोगों में, ये नॉर्मल सी, ये ह्यूमन नेचर है। जेलसी, सेल्फिशनेस, ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है, तो वो भी है कि एक पोटेंशियल फॉर अब्यूज़ की फैमिली वाले कंसेंट दे दें कि हाँ इसका यूथनेशिया दिया जाए, है ना। और नेक्स्ट है मेडिकल एथिक्स। मेडिकल एथिक्स मतलब जब जो डॉक्टर्स होते हैं वो जब ओथ लेते हैं तो उनका ओथ का रहता है, ओथ में ये रहता है कि उनको लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, ना कि लाइफ का एंड करना है। दे हैव द ड्यूटी टू प्रिजर्व लाइफ। ये मेडिकल एथिक्स के अगेंस्ट है क्या? यूथनेशिया। ठीक, सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स। कंक्लूजन अगर हम ये देखें तो यूथेनेशिया, द डिबेट ऑफ यूथेनेशिया इन इंडिया इज मल्टीफेसिटेड। तो हमने क्या इंक्लूड किया है? पैसिव यूथेनेशिया इज अलाउड अंडर सम कंडीशंस, बट एक्टिव यूथेनेशिया इज इलीगल इन आवर कंट्री। ठीक है, सो आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया हो, 20 मार्क्स में आए या ऐसी टाइप में आए तो आप इसको आसानी से लिख सके। सो इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स पे यूं ही आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ताकि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो लीगल फील्ड में इंपॉर्टेंट है, लाइक हो गया जुडिशियल रिव्यू, कोलेजियम सिस्टम, लाइक टुडे वी डिस्कस यूथेनेशिया, तो ऐसा हम वेरियस डाइवर्स टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। एंड इसके पीपीटी आपको जस्ट वीडियो के एंड पर मिलेगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया हो। बस आप इसके आगे जो हमारा पीपीटी अभी चलेगा आप उसको ध्यान से पढ़िएगा, आप उससे नोट्स बनाइए, एंड दैट विल हेल्प यू अलॉट। आई होप सो कि आपको वीडियो से पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।